हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सुशांत सिंह राजपूत को गए आज 51 दिन हो गए हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि सुशांत ने किन परिस्थितियों में इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया। सुशांत ने खुदकुशी की तो क्यों की? कई लोग मुझे सोशल मीडिया पर लिखकर यह कह रहे हैं कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की है, उनकी हत्या की गई है। लेकिन अब तक जो कुछ भी सामने आया है उसमें यही साबित हो रहा है कि सुशांत ने 14 जून की सुबह अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। हालांकि ये सच जरूर सामने आना चाहिए कि सुशांत खुदकुशी पर मजबूर क्यों हुए। क्या उन्हें इस बात के लिए विवश किया गया? सुशांत की खुदकुशी की पहली आधिकारिक जानकारी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिली। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है और बताया है कि दम घुटने की वजह से उनकी जान गई है। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम ने भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तलाश की है। हालांकि ये रिपोर्ट अब तक उसके हाथ नहीं लगी है। आपको ये बता देना चाहते हैं, ये पूरी रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस पूरी रिपोर्ट को पहली बार देश के सामने ला रहे हैं। आपने कई टीवी चैनलों पर एक पन्ना देखा होगा, पर मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि ये एक पन्ना नहीं है, ये पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक के बाद एक डिटेल में हमने होमवर्क किया है बकायदा। ये देखिए, एक के बाद एक। जो आखिरी पन्ना है वो तो आपको सब जगह दिखाई देगा, पर हमारे पास ये आखिरी पन्ना नहीं है। हमारे पास पोस्टमार्टम की ये पूरी रिपोर्ट है जिसको अभी बिहार पुलिस खोज रही है। ये वो पहला आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें सुशांत की मौत को लेकर विस्तार से बातें बताई गई है। आज इस दस्तावेज की हर लाइन को पढ़कर हम सुशांत के बारे में वो सारी जानकारी आपको देंगे जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन यहां हो सकता है कि हमारी रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई शब्दावली से आप थोड़ा सा परेशान हो जाए, लेकिन ये रिपोर्ट सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में कुछ वैज्ञानिक और मेडिकल शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। हमारी ये कोशिश इसलिए है कि सुशांत के मामले में सच किसी भी तरीके से सामने आए। तो मास्टर स्ट्रोक की पहली स्टोरी में आज आप जानेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा क्या क्या है, और फिर मैं आपको बता दूं एक एक लाइन का यहां पर अध्ययन किया गया है। उसके बाद हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे, यानी उसमें लिखी गई जितनी भी बातें हैं उसका मतलब क्या है, इसे एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है। डायलॉग भले ही फिल्मी रहा हो, लेकिन असल जिंदगी में भी सुशांत सिंह राजपूत मरने से डरे नहीं। और ये खुलासा हुआ है सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसे हासिल करने के लिए पटना पुलिस भी जूझ रही है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसे अभी तक मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस को नहीं दिया है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक एक राज छिपा हुआ है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है, जिसमें सुशांत की मौत की वजह लिखी गई है। 7 पन्नों की ये रिपोर्ट है। एबीपी न्यूज ने इस रिपोर्ट में सुशांत की मौत को लेकर जो वजह बताई है वो हर एक वजह की हमने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया है। मुंबई के कूपर अस्पताल में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया। 15 जून को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 5 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत के पार्थिव शरीर पर पोस्टमार्टम किया था। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी एक एक बात आज आपको एबीपी न्यूज बताएगा। हम ये भी खुलासा करेंगे कि सुशांत ने मौत के वक्त संघर्ष क्यों नहीं किया था। ये भी बताएंगे कि क्या 5 डॉक्टरों के इस पैनल को उनके शरीर पर कोई चोट के निशान मिले थे। लेकिन सबसे पहले
उन लोगों की गवाहियां सुनिए जो सुशांत के सबसे ज्यादा करीब थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में सुशांत की खराब होती तबीयत देखी, उनके व्यवहार में बदलाव देखा और सबसे बड़ी बात, इन सब में रिया चक्रवर्ती की बड़ी भूमिका भी देखी। ये 3 चेहरे हैं सुशांत का हाउसकीपिंग स्टाफ नीरज सिंह, सुशांत के पूर्व कुक अशोक कुमार और सुशांत का एक और स्टाफ जिसे हटा दिया गया था। ये तीनों के तीनों सुशांत के जीवन में हुए बदलाव के पीछे रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार मानते हैं। जब वो यूरोप जा रहे थे तब बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थे, पर्सनैलिटी वगैरह बिल्कुल सब कुछ ओके था। वहाँ से आने के बाद जो है तबीयत उनकी थोड़ी डाउन हो गई थी, तो वहाँ से आने के बाद दिवाली के बाद ही वो फ्लैट खाली हो गया था। खाली होने के बाद तो हम लोग जो थे, जो हम उनके घर पे रहते थे, तो हम लोगों को पावना भेज दिया गया था। जो श्यामल मिराना जो हाउस मैनेजर है और जो दूसरा उनका जो सर का मैनेजर थी श्रुति मोदी, दोनों को फोन किया। श्रुति मोदी ने ये बोला था कि सर आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वजह है। तो फिर उसने जो दूसरा जो हाउस मैनेजर था उसने मेरे को बोला कि सर ने नहीं हटाया था, रिया ने बोला था कि हटाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने बातें नहीं किया था। हाँ, रिया आने के बाद उनका चेंज हुआ, अंदर का खाना पीना। रिया आने के बाद अंदर क्या होता था, क्या बात होता था, वो तो हम सब नहीं बता सकते। जिंदगी में बदलाव हो गए थे। हाँ, बदलाव हो गया था। तबीयत बीच में थोड़ा खराब होने लगा, तो हम सोचा होगा कोई तबीयत नॉर्मल खराब होगा, दवा चलता होगा, तो दवा खाते थे। यानी सुशांत की मौत के कारणों के लिए उनका स्टाफ रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार बता रहा है और उनकी मौत पर कई सारे सवाल भी हैं। लेकिन मुंबई पुलिस शुरुआत से ही सुशांत की मौत को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, एंड जब भी इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अननेचुरल डेथ में किया जाता है, वो 2 प्रकार के उसके नतीजे निकल सकते हैं। या तो इट इज क्लोज्ड एज एन एक्सीडेंटल डेथ केस, और दूसरा होता है कि अगर कुछ क्रिमिनलिटी उसमें दिखाई देती है तो देन वी कन्वर्ट इट टू क्राइम अंडर आईपीसी एंड इट इज इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंगली। ऐसे में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वही एक रिपोर्ट है जिसे सुशांत की मौत का कारण बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि सुशांत का शरीर वेल बिल्ड और वेल नरिश था, यानी भले ही वो डिप्रेशन में रहे हों, लेकिन शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा था। बॉडी में अकड़न शुरू हो गई थी, यानी पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले उनकी मौत हुई थी। आमतौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले मामलों में आंखें बाहर निकल आती हैं, गर्दन टूट जाती है, जीभ भी बाहर आ जाती है, लेकिन सुशांत के केस में ऐसा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि मुंह बंद था, जीभ मुंह के अंदर थी, मुंह, नाक या कान से खून नहीं बहा था, दोनों आंखों की पलकें आधी खुली थी। अब जरा सुशांत के गले की बात करते हैं। उनके गले पर निशान तो था, लेकिन आधे गले पर ही यह निशान मौजूद था। रिपोर्ट में लिखा है सुशांत के पूरे गले की परिधि 49.5 सेंटीमीटर की थी, जिसमें खरोच का निशान 33 सेंटीमीटर का था। गले के पिछले हिस्से पर कोई भी निशान नहीं था। गले की सारी हड्डियां भी अपनी जगह सुरक्षित हैं। अब जरा शरीर के बाकी हिस्सों की बात कर लेते हैं और ये बताते हैं कि उनके बारे में इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। सुशांत के सिर में कोई भी चोट के निशान नहीं मिले, पसलियों में कोई भी फ्रैक्चर नहीं मिला, सुशांत की किडनी, लिवर, हार्ट या पेट में कोई दिक्कत नहीं मिली। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एनालिसिस से एक बात पूरी तरह साफ है कि ये आत्महत्या की एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति जो सुसाइड कर रहा हो, उसका शरीर एक रिस्पॉन्स करता है और उस रिस्पॉन्स की कोई भी झलक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिख रही है। तो अभी मेरे सहयोगी इंद्रजीत को आप सुन रहे थे। सुशांत सिंह की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय ने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया है। इंद्रजीत राय खुद एक फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, फोरेंसिक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में स्पेशलाइज्ड हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ डॉक्टर DK गुप्ता भी मौजूद है, जिन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मिलकर दोबारा पोस्टमार्टम किया, इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम। अगले 11 मिनटों तक आपको ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट सुशांत की मौत की वजह से जुड़े बहुत से सवालों का जवाब देने वाली है। हमारे पास इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझने के लिए, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ
फेलिक्स हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर डीके गुप्ता हैं। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है, जो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिगर मोर्टिस, जो कि शरीर में एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, उसके बारे में लिखा है कि रिगर मोर्टिस वेल मार्क प्रेजेंट ओवर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। इसका मतलब क्या हुआ? राइगर मोर्टिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि मरने के बाद जो हमारी बॉडी है कुछ समय के लिए फ्लैशिड हो जाती है और वो वार्म रहती है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर स्टिफनेस शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से मसल्स स्टिफ हो जाना शुरू हो जाती हैं। और ये नॉर्मली 3 से 4 घंटे के बाद शुरू होता है और पूरी बॉडी में फैलते फैलते बेल मार्क्ड होते हुए 12 घंटे रफली लग जाते हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लिखा है कि आईलिड ऑफ बोथ आईज पार्शियली ओपन, कॉर्निया हैजी, माउथ क्लोज, टंग इनसाइड द माउथ। बिल्कुल, इसका क्या मतलब? हाँ, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईलिड्स पार्शली ओपन है, कॉर्निया हैजी हो गई मतलब वाइटिस हो गई है, और कंजक्टिवा कंजेस्टेड हो गई है, माउथ क्लोज्ड है, टंग इनसाइड द माउथ है। तो मीन्स जब भी डेथ होती है तो मसल्स जो है आई की वो रिलैक्स हो जाती हैं कुछ घंटों के बाद, जैसे मैंने बताया था, उन मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से आईलिड जो है पार्शियली ओपन हो जाती हैं। दूसरी बात रही है कि कॉर्निया है जी, कॉर्निया के अंदर भी कुछ, कॉर्निया जो होता है हमारा एक पर्दा होता है, व्हाइट पर्दा, जिससे हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मली, मतलब देखते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिकॉज अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो हम देख नहीं पाएंगे। तो वहां भी केमिकल डिसइंटीग्रेशन होते हैं कॉर्निया के अंदर, उसकी वजह से पहले क्लाउडी हो जाती है बादल की तरह और धीरे धीरे वो हैजीनेस हो जाती है। ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टाइम ऑफ डेथ की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, यानी कि मोटी भाषा में अगर कहें तो टाइम ऑफ डेथ तकरीबन 10 से 12 घंटे जब पोस्टमार्टम हो रहा था, अभी तक जो पॉइंट है इनके, अभी तक जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से 10 से 12 घंटे पहले तक। ये अगला जो पॉइंट है डॉक्टर साहब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिगेचर मार्क जी, जिसे प्रेशर मार्क भी कहा जाता है। इस मार्क के बारे में बहुत सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हैं। मुझे लगता है इस पे आप बताएं, मैं पूछूं ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यू आर ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर। जो ये बता रहे हैं इसमें कि जो मार्क है वो गर्दन के फ्रंट से जाके और कान के पीछे से, और जो ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस होती है पीछे जो एक हड्डी से होती है उसके ऊपर से जा रहा है, और जो मार्क है वो गर्दन को चारों तरफ इंसर्कल नहीं कर रहा है, ये बी शेप्ड है, और जो गर्दन की जो चौड़ाई है, जो गोलाई है, वो लगभग 49.5 है, जबकि मार्क की टोटल लेंथ 33 सेंटीमीटर है। तो क्या इंटरफेरेंस हम निकालेंगे एज फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस पॉइंट से? देखिए, इन्होंने जो नेक का सर्कमफ्रेंस दिया है वो 49.5 सेंटीमीटर दिया है, और टोटल लेंथ ऑफ लिगेचर मार्क 33 सेंटीमीटर है, यानी कि 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द नेक, फुल नेक नहीं मार्क्ड है लिगेचर मार्क से, हाफ ऑफ द नेक मार्क है। ये जनरली पाया जाता है हैंगिंग के केस में। हैंगिंग के केस में चूंकि प्रेशर पॉइंट हाफ नेक होती है, बॉडी कभी भी इस पोर्शन में नहीं हैंग होती है, वो हमेशा इस पोर्शन में हैंग होती है, जिसकी वजह से जो भी नेक का नोब है वो ऐसे होता है, जिसकी वजह से एक तरफ प्रेशर बढ़ता है। दूसरी चीज इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर इज प्रेजेंट 7 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मेडिएबल एंड 7 सेंटीमीटर बिलो द राइट मस्टोइड प्रोमिनेंस। इसका मतलब सर कि जो फंदा था, उस फंदे को वो घिसकते हुए ये जो हमारी बोन है यहाँ पे कहीं ना कहीं टच कर रहा था, और जिसकी वजह से ये सारे मार्क्स जो एग्जामिनर्स ने यहाँ पे दिए हैं वो सारे मार्क्स। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा इस पे एज फॉरेंसिक, कि इसमें जो इन्होंने बताया जो भी नेक की जो कार्टिलेज है और बोन्स हैं, कार्टिलेज कौन कौन से, जैसे ट्रेकियल जो विंड पाइप है उसका कार्टिलेज है, थायराइड जो थायराइड ग्लैंड को कवर करती है कार्टिलेज वो, प्लस क्रिकॉइड कार्टिलेज और एक हाइड बोन है जो नॉर्मली हैंगिंग में फ्रैक्चर होता है, तो ये सारी इंटेक्ट है। मतलब ये लगता है कि बिल्कुल ही टिपिकली इनमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो ये क्या इशारा करता है? देखिए, बॉडी बहुत ही अच्छा खासा वेट था सुशांत सिंह राजपूत का, वो हैंग हुए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर हैंगिंग के केस में ऐसा हो। दूसरा कि टिपिकल हैंगिंग का जो लिटरेचर है उसमें इन सारी चीज़ों को एब्सेंट बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, क्योंकि बॉडी बिल्कुल क्लियर कट हैंगिंग की तरफ इशारा। हाँ, ये रिपोर्ट जो है वो कुल मिला के आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ये क्लियर कट सुसाइडल हैंगिंग की तरफ इशारा कर रही है, कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर या
एक्स्ट्रा फोर्स। इवन ड्यूरिंग सुसाइड के टाइम भी बहुत स्ट्रगल नहीं हुआ कि हाइड वन भी फ्रैक्चर नहीं हुई है। और नॉर्मली ये भी देखते हैं कि 40 साल से ऊपर ही हाइड वन फ्रैक्चर होता है, उनकी उम्र भी कम थी, तो इसलिए हाइड वन भी लिटरेचर के हिसाब से जो बुक्स में लिखा है उसी के हिसाब से चीजें इसमें दिखी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और लिखी है इसमें कि ये सारी चीजें उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चनर है बेसिकली, तो जब हम डायसेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें मेडिकल ऑफिसर से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये सारी चीजें जो जितनी चोट लिखी, जो निशान हैं, जो डैमेज है, ये सारे इंडिकेट करते हैं कि ये एंटीमॉर्टम थे? तो उन्होंने यस लिखा है, मींस जो लाइगेचर मार्क है, वहां डैमेज हो, वो सारा यस है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, दो तरह के मार्क्स होते हैं, एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम, जो भी मार्क बॉडी पे मिलते हैं, जिसे कि एक्सपर्ट को पेन डाउन करना होता है अपनी रिपोर्ट। यानी आसान भाषा में कि ये जो चोटें, जो लिगेचर मार्क है या जो टिश्यूज के अंदर इंजरीज हैं, वो मौत से के वक्त की हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मार्क्स किसी ने पहले बनाए हैं और मौत बाद में हुई है। ओके, तो मतलब एक क्लियर कट हैंगिंग है और सुसाइडल हैंगिंग की तरफ इशारा कर रहा है। जी। अगला डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हेड, स्कल, ब्रेन, इसके बारे में एग्जामिनर्स ने लिखा है, तो ये हम समझना चाहेंगे कि ये जो भी चीजें पैरामीटर्स इस रिपोर्ट में दिए हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसमें जो हेड में लिखा है कि स्कैल्प, जो हमारे जो ऊपर की सरफेस, इसको स्कैल्प बोलते हैं, तो इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई हेमेटोमा नहीं है, स्कल में भी कोई फ्रैक्चर और हेमेटोमा नहीं, जो बेस ऑफ स्कल वगैरह है। तो इट मीन्स कोई फायर फाइटिंग, कोई डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, लड़ाई झगड़ा या गिरना कभी कभी होता है, लटकते टाइम गिर जाते हैं, तो वो सब चीजें, या बॉडी उतारते टाइम कभी कभी गिर जाती है बॉडी, तब ये चीजें डैमेज हो सकता है, तो वो सब नहीं हुआ है। ब्रेन में जरूर इन्होंने लिखा है कि अंदर जो ब्रेन का जो सेक्शन किया है उसके अंदर कंजेशन मिला है, मतलब बहुत सारा ब्लड इकट्ठा मिला है और उसका स्वेलिंग मिली है, प्लस वहां पे भी मैंने बताया ब्लड के स्पॉट्स मिले जिनको हम पेटिकियल हेमरेजेस बोलते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये इशारा करता है, किस तरफ इशारा करता है कि अगर कोई डैमेज बाहरी सतह पे कोई डैमेज नहीं है, बस अंदर है, वो भी पैथोलॉजिकल डैमेज है, ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने की वजह से है? जी देखिए, इसका साफ साफ मतलब है कि किसी तरह का कोई फाइट नहीं हुआ है, किसी तरह का किसी ने बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं किया है सुशांत की बॉडी पे, जिसका क्लियर कट इंडक्शन है। अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक, एक्चुअल क्या हुआ वी डोंट नो, बट इस रिपोर्ट के मुताबिक कहीं भी उनके शरीर पे ऐसा कोई निशान नहीं दिख रहा है जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने जिंदगी बचाने के लिए या बचने के लिए किसी तरह की फाइट की होगी, या फिर उनको हैंग करने के लिए किसी तरह की फाइट को अंजाम दिया गया होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट यही कहती है, क्योंकि सारी चीजें इंटैक्ट। बड़ा स्ट्रॉन्ग सुसाइडल इंटेंशन था, जिसमें खुद भी हम सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और किसी और का भी इसमें फॉल प्ले नजर नहीं आ रहा इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार मतलब ये जो टिपिकल, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है डॉक्टर साहब कि इन सारी फाइंडिंग्स को सीन ऑफ क्राइम से कोरिलेट कराना जरूरी होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट इट इज नॉट द सेल्फ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट को जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो सीन ऑफ क्राइम के उससे मिला के देखेगा। दूसरा जो फाइनल ओपिनियन दिया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक, उसका मेडिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो जरा आप हमें समझाइए। जी, तो इन्होंने फाइनल इंटरप्रिटेशन दिया, उसमें लिखा है एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, ब्रैकेट में अननेचुरल, फुल स्टॉप, हाउएवर बिसरा प्रिजर्व्ड फॉर केमिकल एनालिसिस। मींस इन्होंने लिखा ओपिनियन एज टू द प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ। ये फाइनल कॉज ऑफ डेथ नहीं है, दिस इज प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ, मतलब क्वेश्चन मार्क है कॉज ऑफ डेथ पे भी, प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ है कि एस्फिक्सिया हुआ है, जो ब्रेन, हार्ट और उसकी सप्लाई बंद हो गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों हुई है? बिकॉज हैंगिंग किया है, उसने लटकाया अपने आप को, उसके वजह डेथ हुई। लेकिन एस्फिक्सिया से पहले या डेथ से पहले कुछ और फॉल प्ले तो नहीं हुआ, कोई उसने एंटी डिप्रेसेंट बहुत हैवी डोज में तो नहीं लिया, कोई और जहर तो नहीं दिया गया, कोई और केमिकल तो नहीं लिया। उसके लिए इन्होंने सारे बिसराज को, जिसमें लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, सारे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, इसको प्रिजर्व कर लिया है और उसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। तो हमें इंतजार करना चाहिए, फाइनल रिपोर्ट जो केमिकल एनालिसिस होगी उसको भी देखना चाहिए, उस दोनों को कोरिलेट करने के बाद फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। पूरी रिपोर्ट देखने और समझने के बाद फाइनल टेक आपको क्या लगता है कि ये क्या कहना चाह रही है रिपोर्ट? नहीं, फाइनल टेक तो ये लग रहा है कि ये सुसाइडल हैंगिंग थी, बट एज एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बिकॉज आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा आपका क्या ओपिनियन है? जो मैं तो एज डॉक्टर, जो मेडिकल लीगली लग रहा है इसमें, वो तो यही लग रहा है कि हैंगिंग है और सुसाइडल डेथ है। जी बिल्कुल, जिस तरह की रिपोर्ट है वो तो साफ इशारा कर रही है कि हैंगिंग है, लेकिन सवाल इसमें इस बात का जवाब कहीं नहीं मिला है कि हैंगिंग खुद है या उनको किसी ने हैंग किया है। पहला इसमें जो एक फैक्टर था कि उनको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जा रही थी, क्या वो हैंग करने से पहले बेहोश थे या किसी ऐसी हालत में थे
कि हैंग किया गया है, इस तरह की किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें नेक का उन्होंने सेक्शन नहीं किया है। हाँ, वो मैं आपसे सवाल पूछना भी चाह रहा था कि नॉर्मली क्या होता है जब हैंगिंग करते हैं नेक में, क्योंकि नेक की लंबाई, नेक का इलॉन्गेशन, कोई चेंजेज नेक में, इस तरह के लंबाई पे कोई चेंजेज उन्होंने नहीं बताए, तो इस पे आपकी क्या राय है? जी देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक नेक को किसी भी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है, उन्होंने इस स्पेस को नील छोड़ा है। नेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुशांत की बॉडी जो थी वो हैवी थी, वो जब हैंग हुई होगी तो नेक की लेंथ पे, नेक के डायमेंशन पे उसका असर निश्चित आया होगा, आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिफाइन नहीं है। अब ये किस वजह से नहीं है ये शायद एग्जामिनर्स बता पाएंगे, लेकिन जनरली नेक की लंबाई बढ़ती है, नेक स्ट्रेच होती है, बोन्स ब्रेक भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन उसका जो डायमेंशन है उस पर ज़रूर असर पड़ता है। तो कुल मिला के फिलहाल ये रिपोर्ट बहुत कुछ तो इशारा नहीं करती है कि उन्होंने खुद किया या कैसे किया, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कम से कम ये कंफर्म करती है कि हैंगिंग हुई है। एक बात समझिए आप, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक टेक्स्ट बुक्स में जो सुसाइड केस की आइडियल सिचुएशन होती है, बिल्कुल उस सांचे में ये फिट बैठती है। कितना बड़ा इत्तेफाक है कि सब कुछ देखिए बड़ा आदर्श है। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में किसी तरह की कोई भी चीज जो आइडियल सुसाइड केस के विपरीत हो नहीं मिली है। मेडिकल लीगल टेक्स्ट बुक्स में यह बताया जाता है कि हर शरीर, आपका शरीर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, मेरा शरीर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। लेकिन सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बॉडी ने कोई स्ट्रगल नहीं किया। एक बार के लिए चलिए मान लीजिए कि सुशांत के मन में आ गया, यानी दिमाग ने तय कर लिया कि उन्हें सुसाइड करना, मान लीजिए, लेकिन शरीर ने तो डिसाइड नहीं किया था ना। तो आखिरी वक्त में ऑटोमेटिक बॉडी रिस्पॉन्स जो किसी का भी होता है वो होना चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं, शरीर में सब कुछ ठीक था, कोई जद्दोजहद थी ही नहीं। मास्टर स्ट्रोक इसीलिए ये है। रिपोर्ट में सच से सामना कम, सवालों से ज्यादा है। हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो भी आपको थोड़ा चौंका देगी। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, सुशांत के पिता ने एक दफा कहा था कि 25 फरवरी को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में उन्होंने सुशांत को लेकर अपना डर पुलिस से साझा किया था। एबीपी न्यूज के पास वो सबूत है जिसमें दिख रहा है कि सुशांत के जीजा जी ओपी सिंह ने उस वक्त के डीसीपी जोन 9 परमजीत दहिया को व्हाट्सएप पर चैट करके सुशांत से संबंधित जानकारी दी थी। ये देखिए आप, सुशांत के जीजा ने साफ साफ रिया का नाम लिया था। उन्होंने लिखा था कि रिया के पिता थोड़ी बहुत जान पहचान के बाद सुशांत के साथ रहने लग गए हैं। 25 फरवरी को अपने चैट में ओपी सिंह ने अपने जानने वाले डीसीपी परमजीत दहिया को यह लिखा था कि सुशांत ने अपनी बहन और उनकी पत्नी को, यानी जीजा की वाइफ को, फोन कर उसे बचाने के लिए कहा था। ओपी सिंह ने यह भी लिखा कि सुशांत बहुत परेशान है क्योंकि रिया ने उसके विश्वस्त टीम को वहां से हटा दिया है और उसकी जगह अपने लोगों को रख लिया है। ये सारी चैट आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आगे अब ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट का मैं रुक करूं उससे पहले मेरे सहयोगी प्रकाश जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रकाश, ये चैट बहुत कुछ इशारा कर रही है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, ऐसी किसी तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया कि किसी तरह की कोई परेशानी है, लेकिन उनके रिलेटिव्स अब उस सबूत के साथ सामने आ गए हैं जिसमें कहा गया है कि वो परेशान थे। बिल्कुल रूबिका, एक बात तो साफ है कि धीरे धीरे जो सुशांत के बहनोई है, आईपीएस ऑफिसर है ओपी सिंह, वो उन सबूतों को सामने ला रहे हैं जिसके बिना पर उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी। और उस एफआईआर में साफ लिखा हुआ था कि मुंबई पुलिस को उन्होंने फरवरी में आशंका जाहिर की थी कि इस तरह की घटना हो सकती है। और जो चैट है वो पूरा चैट तो नहीं है, लेकिन जितना चैट दिया गया है उसमें यह साफ है कि जिस तरह से रिया ने उसको अपने शिकंजे में ले लिया है, उसकी आशंका है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो तमाम चैट है वो तस्दीक करते हैं एफआईआर में जो दर्ज की गई बातें। लेकिन ये भी देखिए कि कैसे जैसे ही ये व्हाट्सएप चैट मीडिया में आती है और इसके बाद तुरंत ही
मुंबई पुलिस की तरफ से सफाई भी आ जाती है और सफाई में ये कहा जाता है, पुलिस मानती है ये चैट हुआ था, लेकिन इस चैट के बिना पर कहा गया था उनको, उस समय के जो डीसीपी थे 9 जोन के, उन्होंने कि एक लिखित शिकायत करे, एक फॉर्मल एफआईआर दर्ज कराएं या फिर शिकायत दर्ज कराएं, तब जाकर इस पर कार्रवाई होगी। और उसके बाद ही उनका ट्रांसफर हो जाता है वहां के डीसीपी का, कुछ ही दिन बाद, 2 या 4 दिन बाद, जैसा मुझे बताया गया। तो उसके बाद ये क्योंकि रिटन कंप्लेन नहीं था, इसलिए ये चीजें सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन बाद में जब एफआईआर दर्ज कराया गया तो उसमें ये बातें सामने आ गई। तो दोनों पक्ष को देखें तो एक तरफ में ये सबूत साफ कहता है कि आशंका थी उनके परिवार वालों को कि कोई घटना हो सकती है। उसमें एक और चैट है जो बुद्धा आप देख रहे हैं, ये दरअसल सिद्धार्थ पेठानी है, और ये सिद्धार्थ पेठानी पर उस वक्त में परिवार भरोसा करता था, और यही वजह है कि उसमें लिखा गया है कि डीसीपी इनसे संपर्क करके पूरी बैकग्राउंड को, पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो प्रकाश, वही तो बात है कि बुद्धा अब ये कह रहे हैं कि परिवार वाले उनके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं ये कहने के लिए कि रिया ने उनके साथ ठीक नहीं किया और फाइनेंशियल जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो रिया की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये व्हाट्सएप चैट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है जिसमें हर दिन नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं। केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। हमारी जो अगली रिपोर्ट में आप देखेंगे, हम सुशांत केस के एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो मुंबई पुलिस और उसकी जांच को कटघरे में खड़ा करता है। इस राज की जड़ में है एक फोन कॉल जो मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने सुशांत के परिवार को किया था। इस फोन पर क्या कुछ कहा गया, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बिहार पुलिस इस केस का जांच न करे, हत्या का मामला सामने न आए, इसमें बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने आज बिहार विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत का केस उठाया तो 2 बहुत गंभीर आरोप लगाए। नीरज सिंह बबलू ने कहा कि बिहार पुलिस को जांच से इसलिए रोका जा रहा है जिससे हत्या का मामला सामने न आए, और इस मामले में महाराष्ट्र के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। नीरज सिंह के इस आरोप की गंभीरता को इस बात से भी समझा जाना चाहिए कि वो न सिर्फ विधायक हैं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भी हैं। बिहार पुलिस इस केस का जांच न करे, हत्या का मामला सामने न आए, इसमें बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। तो सवाल है कि सुशांत के चचेरे भाई किस आधार पर सुशांत की मौत को हत्या का मामला बता रहे हैं। सुशांत के पिता भी अपने बेटे की मौत के हालात पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने अपनी एफआईआर में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि पिछले 1.5 महीने से इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और हस्तियों से पूछताछ में लगी है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के परिवार का शक गहराने की वजह है एक रहस्यमयी फोन कॉल जो मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी की तरफ से किया गया था। मुंबई पुलिस के उस बड़े अधिकारी ने सुशांत के पिता से बॉलीवुड और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों का नाम लेने के लिए कहा। यह भी समझाने की कोशिश की कि इन सब ने उनके बेटे के साथ अन्याय किया, उन पर दबाव बनाया, जिस वजह से सुशांत ने आत्महत्या कर ली। जब पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में मुंबई पुलिस के उन आला अधिकारी से बात की तो उन्होंने उल्टा पिता को समझाया कि यहाँ खेल बड़ा है, और उन्होंने मुंबई बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम लेने पर जोर दिया। तब तक मुंबई पुलिस की जांच भी इसी दिशा में चल रही थी। सुशांत ने कौन सी फिल्में छोड़ी, किस प्रोड्यूसर से उनका झगड़ा हुआ और उन पर किस तरह का दबाव था, इन सवालों में उलझी मुंबई पुलिस ये साबित करने में लगी थी कि सुशांत ने परेशान होकर यह कदम उठाया। ऐसे में जब सुशांत के परिवार के पास मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी का फोन पहुंचा तो उनका यह शक मजबूत हो गया कि कुछ छिपाने या कवर करने की कोशिश हो रही है। परिवार को इस फोन कॉल में ब्लैकमेलिंग की बू आ रही थी। ऐसा लगा सुशांत की मौत के बहाने मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार कुछ और तो हासिल करना नहीं चाहती। इसी बीच उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत का एक लेख छपा जिसमें सुशांत को मानसिक रोगी बताते हुए मामले को तुरंत खत्म करने की मांग की गई। ये देखने के बाद
सुशांत का परिवार पूरी तरह से अशांत हो गया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाने का फैसला किया। सुशांत के आईपीएस बहनोई ओपी सिंह ने बिहार सरकार के ताकतवर मंत्री संजय झा से संपर्क साधा। सुशांत के पिता, बहन और बहनोई सबकी मुलाकात संजय झा से हुई। उन्होंने मुंबई पुलिस के अधिकारी के फोन से हुई बातचीत के बारे में बताया। वह पूरी जांच के भटकने की बात कही। इसी के बाद सुशांत के परिवार ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। 40-42 दिन में उन्होंने एक एफआईआर नहीं किया था और जांच कहीं और ले जा रहे थे। जो परिवार का मानना है जो बिहार में एफआईआर किए हैं, और जब बिहार पुलिस जाकर के जांच की है तो डायरेक्शन दूसरे तरफ गया है, बात जा रही है। अब तो ऑब्वियस है कि इसमें लिपापोती का काम हो रहा है। सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है। यहां तक कि शिवसेना सांसद संजय राउत अब इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आज सुशांत राजपूत से जुड़े सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूं कि अगर पुलिस की जांच चल रही है तो जो व्यक्ति सरकार में नहीं है और सरकार से संबंधित नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति, उसने उसके ऊपर टिप्पणी करना जांच के बारे में ये ठीक नहीं। उस पर सवाल खड़ा कर रही है। आपने मुझे कहा था कि आपको राम मंदिर के बारे में बात करनी है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के इसी रवैये को देखते हुए सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। तो सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि अभी 2 राज्यों की पुलिस बिल्कुल अलग अलग दिशा में इस केस की जांच कर रही है। सुशांत केस को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि मुंबई पुलिस ने पटना के एसपी को जांच से रोकने के लिए क्वारंटीन कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या एसपी को क्वारंटीन के बहाने सच को सामने आने से रोकने की कोशिश की जा रही है? पुलिस का काम मामले को सुलझाना होता है, लेकिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में पुलिस ही इसे उलझाने में लगी हुई है। एक तरफ है मुंबई पुलिस और दूसरी तरफ बिहार पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मुंबई पुलिस बॉलीवुड में नेपोटिज्म और खेमेबाजी से जोड़ने में लगी है, तो बिहार पुलिस इसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की भूमिका की जांच कर रही है। क्योंकि एक ही केस को 2 राज्यों की पुलिस 2 अलग अलग एंगल से देख रही है, इसलिए दोनों राज्यों की पुलिस में कोई तालमेल नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश हो रही है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है पटना सिटी एसपी विनय तिवारी के हाथ पर लगी ये मोहर। विनय तिवारी बिहार पुलिस के उस टीम को लीड करने मुंबई पहुंचे थे जो सुशांत केस की जांच कर रही है, लेकिन वो पूरी तरह एक्शन में आ पाते उससे पहले ही क्वारंटीन की ये मोहर लगाकर उनके हाथ बांध दिए गए। एक एसपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर आए हैं, उनको जिस तरीके से क्वारंटीन किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जांच में टांग अड़ाना चाहती है, अड़ा रही है, ऐसा एक संकेत मिल रहा है। बीएमसी ने तर्क दिया कि ये एक्शन महाराष्ट्र सरकार की उस गाइडलाइन के तहत लिया गया है जिसमें विमान से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। पर अगर बीएमसी को नियमों के मुताबिक ही चलना था तो पटना एसपी को उसी वक्त क्वारंटीन किया जाना चाहिए था जब वो एयरपोर्ट से बाहर आए, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 8 घंटे बाद रात के अंधेरे में बीएमसी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर उनके हाथ पर 15 अगस्त तक क्वारंटीन की मुहर लगा दी। आप देखिए ये गेट को पूरी तरह से बंद किया गया है। सिर्फ जो एसआरपीएफ के कर्मचारी हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं जो एसआरपीएफ कैंप में रहते हैं, उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत है और बाहरी व्यक्ति अंदर ना जाए, इसके लिए सुरक्षा के लिए कुछ कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं जिन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जो सिर्फ एसआरपीएफ के रहने वाले कैंप में रहने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत है। तो कहीं ना कहीं
ये सवाल खड़ा होता है कि विनय तिवारी एक आईपीएस अधिकारी जब मुंबई में एक महत्वपूर्ण जांच के लिए पहुंचे हुए हैं तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। हालांकि कुछ दिनों पहले ही जब बिहार पुलिस के 4 पुलिसकर्मी मुंबई पहुंचे थे तो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार के इस कदम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सीनियर एसपी पटना ने चिट्ठी लिख करके अपने काउंटर पार्ट को डीसीपी बंद्रा को सूचित किया था, टेलीफोन से भी बात किया था। तो ये सब बातें हुई। आईपीएस में नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था करके किसी गेस्ट हाउस में ठहरे। उनकी गाइडलाइन में है कि उसको, उस पदाधिकारी को ये एग्जम्पशन दिया जा सकता था। उस रूल को कोट करते हुए पटना के आईजी साहब बीएमसी के चीफ को आज एक पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ये उचित नहीं हुआ है। पटना के एसपी को क्वारंटीन करने के मामले पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे। मसलन क्वारंटीन का नियम सिर्फ एसपी पर क्यों लागू किया गया? जिस फ्लाइट से एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंचे, क्या उसके बाकी सभी यात्रियों को क्वारंटीन किया गया? एसपी विनय तिवारी को एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? एसपी के पहले बिहार पुलिस की टीम को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? पर हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र सरकार से लेकर मुंबई पुलिस तक कोई इस मसले पर सीधे जवाब देने से बच रहा है। इस प्रकार विनय तिवारी जी को यहाँ पर क्वारंटीन किया गया, सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, अब सरकार के बीच झगड़ा लगते दिख रहा है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बीएमसी ने कार्रवाई की होगी। क्वारंटीन का जो अधिकार है वो पूरा बीएमसी के पास है। हालांकि आज ये खबर आई कि अब मुंबई प्रशासन बिहार पुलिस की उस टीम को भी क्वारंटीन करने की तैयारी कर रहा है जो पिछले कई दिनों से जांच में जुटी है। कहना है कि वो तो 1 सप्ताह से हैं और छुप के नहीं हैं, अधिकारियों के दफ्तर में जा रहे हैं, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो अगर उनको क्वारंटीन करना था तो अब 8 दिन के बाद क्यों क्वारंटीन करना था? जिस दिन गए उसी दिन कर देना था। आरोप है कि क्वारंटीन के बहाने मुंबई पुलिस जांच में रोड़े डालना चाहती है, क्योंकि इसके पहले भी बिहार पुलिस की टीम के साथ मुंबई पुलिस का रवैया अच्छा नहीं रहा। न ही बिहार पुलिस की टीम को किसी तरह की जानकारी और दस्तावेज दिए गए, न किसी और तरह की सुविधा। यहाँ तक कि बिहार पुलिस की टीम के लोगों को आने जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करना पड़ा। भले ही मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के बीच का ये मसला रिकॉर्ड पर न आ रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही दिखाती है कि पटना पुलिस को मुंबई पुलिस की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। ना तो किसी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है और ना ही कोई एस्कॉर्ट पटना पुलिस के पास दिया जा रहा है, ताकि जांच के लिए जब पटना पुलिस के अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें मदद मिल सके। पटना पुलिस और मुंबई पुलिस की जांच में फर्क ये है कि पटना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जबकि मुंबई पुलिस अब तक सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर के आधार पर जांच कर रही है। लेकिन असली अंतर जांच के एंगल और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अलग अलग रंग देने का है। मुंबई पुलिस इसे डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी का मामला मान रही है और बिहार पुलिस सुशांत के परिवार की शिकायत के आधार पर साजिश के सुराग तलाश रही है। उनका जो एफआईआर है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। जहां तक हमारी जानकारी है, अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन 0 का एफआईआर नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में आईपीसी, सीआरपीसी या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है। अब ये झगड़ा सिर्फ 2 पुलिस महकमों का ही नहीं रह गया है, ये झगड़ा 2 सरकारों के बीच का भी हो गया है। एक और जहां बिहार सरकार के मंत्री, सत्ताधारी नेता ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार इस बात पर अड़िग है कि मुंबई पुलिस मामले की जांच में सक्षम है और इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा।